नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लोकप्रिय कथाकार पुष्पा सक्सेना जी की कहानी अनछुआ पल। तो आइए सुनते हैं कहानी। फूल लगा रही हो? तुम्हारी उम्र अब क्या फूल लगाने की है? सिर के निकट पहुंचा हाथ वहीं थम गया। दृष्टि पति के मुख पर स्थिर हो गई। अधखुले होठों से एक प्रश्न बाहर आने को बेचैन हो उठा। जब उम्र थी तो क्या तुमने कभी लगाया था? लगाना तो दूर, कभी कहा भी था? सुना है जूड़े में लगे फूलों के तुम प्रशंसक थे, पर मेरे मामले में बात शायद दूसरी थी ना। अब यूं घूर क्यों रही हो? चलना नहीं है? हर बात उम्र के साथ अच्छी लगती है। ठीक कह रहे हो, हर बात उम्र के साथ जुड़ी होती है। पर जिसने बिना किसी इच्छा के उम्र की इतनी सीढ़ियां पार कर ली और आज बस इसी पल इच्छा का नन्हा सा अंकुर उगाया था, वह अगर फूल लगा ले तो? हाथ में पकड़ी नन्ही कली ड्रेसिंग टेबल पर रख वह उठ खड़ी हुई। जिंदगी के 48 बरस लंबे सुगंधहीन बयार से बीत गए। घर भर की आशा के केंद्र रवि भैया बीएससी के मेधावी छात्र थे। परीक्षा के बाद प्रतियोगिताओं में उनकी सफलता अवश्यंभावी थी। हर परीक्षा भैया ने सदैव सर्वोच्च अंक लेकर ही उत्तीर्ण की थी। परिणाम देखते ही पिताजी का सीना गर्व से फूल उठता था। बस रवि की नौकरी लगी नहीं कि परिवार की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अपर्णा यानी घर की पहली पुत्री पढ़ाई में भैया से कम तो नहीं थी, पर लड़की चाहे सर्वोच्च अंक ले, चाहे जैसे तैसे परीक्षा पास कर ले, क्या फर्क पड़ता है? भैया के परिणाम पर जब सब गौरव से भर उठते थे तो अपर्णा ईर्ष्या से जल उठती। उनके फर्स्ट आने पर मिठाई बटेगी और मैं चाहे रिकॉर्ड भी बनाऊं, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगेगी। भैया जरूर उसकी पीठ थपथपा शाबाशी देते थे, पर विद्रूप से अपर्णा विश्व सने वाक्य कहने से चूकती नहीं थी। मुझे शाबाशी देने की जरूरत नहीं है भैया, मैंने कोई अनोखा काम थोड़ी ही किया है। हाँ, तुम्हारे फर्स्ट आने पर जरूर सुरखाब के पर लगे हैं। वाक्य समाप्त होते होते गला भराता था अपर्णा का। शांत सौम्य भैया मुस्कुरा उठते। अरे पगली, तेरा फर्स्ट आना मुझसे 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तू तो घर के कितने काम करके फर्स्ट आती है, और मेरा काम तो बस पढ़ाई करना ही है ना। कभी भैया अपने पुरस्कार उसे थमा देते थे। ले अपर्णा, ये तेरे लिए मेरी ओर से पुरस्कार है। बहुत शिकायत करती है ना। अनोखी पुलक से अपर्णा का मुख खिल उठता था, चेहरे पर चमक आ जाती थी। सच, भैया कितने अच्छे थे, कितना प्यार करते थे उसे। छोटी बहन सुपर्णा के साथ विधाता ने क्रूर मजाक किया था। जन्म से ही अजीब बीमारी थी उसे। बदन के किसी हिस्से से अचानक स्वतः रक्त बहना शुरू हो जाता था। प्रति माह डॉक्टरी दवा का बिल देख पिताजी झल्ला उठते थे। खत्म हो जाए तो झंझट मिटे। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? भगवान को न जाने क्या शत्रुता थी जो ऐसी लड़की सिर पर डाल दी। बीमार माँ का दयनीय चेहरा और भी निरीह हो उठता था। कमरे में बैठी सुपर्णा अपराध बोध की लज्जा से सिर भी न उठा पाती थी। सच ही तो था, एक ऑफिस में मामूली बाबू पिताजी का वेतन ही कितना था। बड़े बेटे की पढ़ाई, अपर्णा की पढ़ाई, उस पर सुपर्णा की कभी ना समाप्त होने वाली बीमारी। न जाने रोज अपने लिए इतना सब सुन रक्त बहाती सुपर्णा जी कैसे रही थी। सुपर्णा के जन्म के बाद से माँ भी प्रायः अस्वस्थ ही रहती। बीमार पुत्री की जन्मदात्री होने के अपराध को उन्होंने स्वयं होठ सीकर आजीवन झेला। पुत्री की बीमारी पर आए खर्चे को देख माँ ने अपनी बीमारी को कभी जाना नहीं था। अपर्णा कभी छोटी बहन के प्रति ममत्व से भर उठती तो कभी अनावश्यक बोझ समझ झुंझला उठती। 15 वर्षीय अपर्णा हाई स्कूल की परीक्षा दे चुकी थी। साथ की किसी लड़की ने सब सहेलियों को घर बुलाया था। सहेली के घर के लॉन के चारों ओर खिले फूलों को देख अपर्णा मुग्ध हो उठी थी।
इतना सौंदर्य! काश इस सौंदर्य को वह हमेशा के लिए नैनों में समेट पाती। सहेली ने फूलों के प्रति उसका मुग्ध भाव पहचान एक अधखिली कली उसके बालों में अटका दी थी। सभी साथ की सहेलियां मुग्ध हो उठीं। हाय अपर्णा, कितनी प्यारी लग रही है तू। हमेशा फूल लगाया कर। कितनी खिल रही है। काश अपर्णा भागकर दर्पण में अपने को निहार पाती। आह्लादित अपर्णा ने पहली बार फूल लगाने का सुख जाना था। काश उसके घर में भी ढेर सारे फूल होते। वह रोज एक नए रंग का फूल लगाती। घर पहुंचते ही द्वार से डॉक्टर को वापस जाते देख आशंका से अपर्णा का दिल धड़क उठा था। बैठक में असह्य पेट दर्द की पीड़ा से चारपाई पर भैया छटपटा रहे थे। अपर्णा को देखते ही पिता बरस उठे थे। कहाँ गई थी? भाई घर में बीमार पड़ा है। ये वक्त है घर लौटने का। तभी उनकी दृष्टि बालों से झांकती अधखिली कली पर पड़ गई थी। ये क्या फूल लगाए घूमती है, बेशर्म! एक जोरदार चांटा उसके मुंह पर पड़ गया था। पीड़ा से छटपटाते भैया कराह उठे थे। नहीं पिताजी, मां ने धीमे से उसे अपनी ओट में कर लिया था। क्रोध, अपमान, आक्रोश से अपर्णा का रोम रोम जल उठा था। जी चाहा था ढेर सारे फूल ला एक एक बाल में पिरो पिताजी को दिखाए, पर क्या उस दिन के बाद कभी वह एक भी फूल लगा सकी? भैया को डॉक्टर ने अस्पताल में चेकअप की सलाह दी थी। दूसरे दिन पूरे चेकअप के बाद अगले दिन डॉक्टर ने गंभीर स्वर में पिताजी को जो कुछ बताया था, उसका आशय था कि भैया की दोनों किडनी एकदम खराब हो चुकी हैं। क्या? पिताजी पर मानो पहाड़ टूट पड़ा था। ऐसी अविश्वसनीय बात पर वह कैसे विश्वास करें? इसके पूर्व तो रवि ने कभी किसी तकलीफ की शिकायत नहीं की थी। अपर्णा को तब याद आया, अक्सर भैया के पेट में दर्द उठा करता था। बुखार भी शायद हो जाया करता था। माँ हींग अजवाइन का पानी उन्हें पिलाती थी। घर की स्थिति भैया से छिपी तो नहीं थी। कितनी बार असह्य पीड़ा भी पेट खराब है का बहाना बना भैया झेल जाते थे। पिताजी तब यही आदेश देते, रवि का पेट ठीक नहीं, खाना नहीं खाएगा। कभी दर्दनाशक दवाएं स्वयं खा भैया पढ़ने में जुट जाते थे। परिस्थिति की गंभीरता अपर्णा को कुछ कुछ समझ में आ गई थी। किडनी खराब होने के परिणाम वह हाई स्कूल में पढ़ चुकी थी। भैया का निष्प्रभ बुझा चेहरा देख वह रो उठती थी। कहाँ गया वह तेजस्वी चेहरा? भैया ने अपनी इस बीमारी को भी कितनी शांति से झेला था। अस्पताल में निःशब्द पड़े भैया छत निहारते रहते थे। भैया की बीमारी से पिताजी असमय बूढ़े हो गए थे। माँ का चेहरा राख हो गया था। इन सब के बीच में सुपर्णा की बीमारी की सुध ही नहीं रह गई थी। एक दिन अचानक अपर्णा की दृष्टि सुपर्णा पर पड़ गई थी। पांव से बहते रक्त को कपड़े से पोंछती सुपर्णा के आंसू बह रहे थे। करुणा और ममता से अपर्णा का मन भर आया। इतना रक्त बह रहा है सपना, बताया क्यों नहीं? बचपन से अपर्णा छोटी बहन के नाम का उच्चारण सपना ही करती आई थी। कई दिनों से अपना दुख अपने में पीती सुपर्णा बहन से लिपट रो पड़ी थी। मैं मर जाऊं दीदी, पर भैया अच्छे हो जाएं। ऐसा नहीं कहते पगली, भैया जरूर अच्छे हो जाएंगे। भगवान इतना अन्यायी कभी नहीं हो सकता सपना। दोनों बहनें लिपट कर रो पड़ी थीं। माँ भैया की चारपाई के पास से एक पल को भी नहीं उठती थी। पिताजी अस्पताल के चक्कर लगाते सूख रहे थे। प्रोविडेंट फंड से उधार ले घर गिरवी रख भैया को दिल्ली ले जाया गया था। डॉक्टरों ने फौरन किडनी ट्रांसप्लांटेशन की राय दी थी। अगर भैया के शरीर ने नई किडनी स्वीकार कर ली तो बचने की संभावना हो सकती थी। माँ का जीर्णकाय शरीर और पिताजी का हाई ब्लड प्रेशर देख डॉक्टरों की ऑपरेशन की हिम्मत नहीं थी। अपर्णा ने पूरे आत्मविश्वास से अपनी किडनी देने का प्रस्ताव रखा था। रक्त परीक्षण तथा अन्य परीक्षणों से संतुष्ट डॉक्टरों ने ऑपरेशन की तिथि निश्चित कर दी थी।
सब सुन भैया एक पल अपर्णा के चेहरे को देखते गंभीर हो उठे थे। नहीं पिताजी, यह ठीक नहीं है। एक की जान बचाने के लिए दूसरे का बलिदान नहीं होना चाहिए। छी, क्या कह रहे हो भैया? मैंने साइंस में पढ़ा है, एक किडनी के सहारे मनुष्य बहुत आराम से जी सकता है। देखना, हम दोनों ठीक रहेंगे। तुम बिल्कुल मत डरो भैया। उस पल अपर्णा भैया की बड़ी बहन बन गई थी। प्यार से उसके सिर पर हाथ धर भैया ने आशीर्वाद दिया था। स्नेह से भैया की आंखें गीली हो उठी थी। माँ पूरे समय रामायण का पाठ करती रहती थी। पूरे वातावरण में सन्नाटे की गूंज थी। ऑपरेशन का नियत दिन आ गया। दोनों भाई बहनों को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाना था। संबंधी भी आ पहुंचे थे। डॉक्टरों ने पिताजी को बहुत आश्वस्त किया था। घबराने की कोई बात नहीं है। दोनों सगे भाई बहन हैं। रक्त संबंध होने पर शरीर किडनी स्वीकार कर लेता है। बाहर के व्यक्ति की किडनी शरीर कम स्वीकार करता है। ऑपरेशन थिएटर में जाने के पूर्व अपर्णा का जी धक धक करने लगा था। कहीं ऑपरेशन के बीच वह मर गई तो, कहीं भैया न रहे तो। पर भैया ने क्षीण स्वर में जैसे ही उसे पुकारा, अपर्णा, डर तो नहीं लग रहा है? तो वह जोर से हंस दी थी। मैं डरपोक नहीं हूं भैया। देखना, हम दोनों साथ दौड़ते घर पहुंचेंगे। तुम हार जाओगे। मैं तो हार चुका पगली। भगवान तुझे सदैव विजय दे। छी भैया, फिर वही बातें। जाओ, मैं नहीं बोलती। और दोनों हंस पड़े थे। होश आने पर अपर्णा को पास बैठी नर्स ही दिखाई दी थी। माँ कहाँ है? भैया कैसे हैं? नर्स ने मुंह पर उंगली रख उसे शांत रहने को कहा था। डॉक्टर आराम करने को बोला है। माँ पिताजी से बाद में मिलना। पर मेरे भैया कैसे हैं? स्वर की व्यग्रता तीव्र हो उठी थी। हम नहीं जानता। हर पेशेंट का हिसाब हमारे पास नहीं रहता। थोड़ी देर में डॉक्टर राउंड पर आएगा, पूछ लेना। कमजोरी के कारण उठने का प्रयास करने पर भी अपर्णा उठ न सकी। न जाने कैसे चक्कर से आ रहे थे। नींद की गोली खा सुबह बहुत देर से अपर्णा जागी थी। उसके नयन माँ को खोज रहे थे। माँ कहाँ है? क्या भैया सीरियस हैं? पिताजी क्यों नहीं आए? नर्स उत्तर में मौन ही रही। तभी एक डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश किया था। अपर्णा, तुम तो बहुत बहादुर लड़की हो। यूं चिल्लाने से तुम्हारे टांके टूट सकते हैं। जानती हो ना? मैं कुछ नहीं जानती। मुझे भैया के पास ले चलो। माँ पिताजी यहाँ क्यों नहीं आते? ठीक है, अभी तुम्हारी माँ को लाता हूँ, कहकर डॉक्टर जो गए तो आना ही भूल गए। जबरन नर्स ने गोलियां निगलवा दी और वह फिर नींद की गोद में जा सोई थी। शायद तीसरे दिन पिताजी आए थे। एकदम सफेद चेहरे पर सूजी लाल आंखें देख अपर्णा चीख उठी थी। जीवित शव और किसे कहते होंगे? पलंग के पास खड़े पिता रुदन कर उठे थे। तेरा त्याग भी उसे न बचा सका बेटी। वह चला गया। हमारा रवि हमें छोड़ गया बिटिया। भैया! अपर्णा चीख कर रो उठी थी। आवाज सुन डॉक्टर भागे आए थे। पिताजी को कंधे से पकड़ पास की कुर्सी पर बैठाया था। छी, ये क्या कर रहे हैं विश्वनाथ जी? अब तो अपनी इस बेटी का मुंह देखकर संतोष कीजिए। कहीं इसके टांके टूट गए तो मुश्किल हो जाएगी। संकेत पाते ही नर्स ने अपर्णा के हाथों में इंजेक्शन दे उसे शांत कर दिया था। पूरे 15 दिन सोते जागते रोते बिताकर अपर्णा जब घर पहुंची तो माँ चारपाई पकड़ चुकी थी। बेटे के लिए हाहाकार करती माँ के लिए अपर्णा माँ बन गई थी। सुपर्णा अपनी बीमारी भुला अनभ्यस्त हाथों से किसी तरह माँ का पथ्य तैयार करती आंचल से आंसू पोंछती जाती थी। अपर्णा के गले से लिपट जब वह रोई तो उसे संभाल पाना कठिन हो गया। हर संभव यत्न के बावजूद माँ का स्वास्थ्य क्षीणतर होता गया। पिता की झुर्रियां गहराती गईं। सुपर्णा का रक्त न जाने किस मिट्टी से रिश्ता रहा। एक दिन सोते में दोनों बेटियों को बिलखता छोड़ माँ ने सब दुखों से विदा ले ली।
माँ के बाद सुपर्णा के लिए अपर्णा ही माँ बन गई। पिताजी के बहुत कहने पर भी अपर्णा ने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। सुपर्णा को कौन देखेगा? कॉलेज की प्राचार्या स्वयं चलकर घर आई थी। पूरे बोर्ड में द्वितीय स्थान पाने वाली अपर्णा को अपना भविष्य यूं चौपट नहीं करना चाहिए। पिता उसे समझाकर थक गए थे, पर अपर्णा ने जिद ठान ली थी। मैं प्राइवेट पढ़कर परीक्षा दूंगी। घर के सब काम निपटा कमरे के कोने में लैंप जलाकर पढ़ती अपर्णा के सामने भैया आकर बैठ जाते थे। फर्स्ट आना तो तेरा महत्व रखता है अपर्णा, देखना घर को तू ही तो संभाल रही है। वही शांत सौम्य मुखड़ा, वही हंसती सी मुस्कान याद कर अपर्णा सिसक उठती। तुम हमें यूं क्यों छोड़ गए भैया? इंटरमीडिएट की परीक्षा अपर्णा ने प्राइवेट दी थी। प्रथम श्रेणी में जब उसने परीक्षा उत्तीर्ण की तो सब उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे, पर उसे शाबाशी देने के लिए उसके भैया कहाँ थे? रात भर आंसुओं से तकिया भिगोती अपर्णा प्रातः सामान्य कामकाज में जुट गई थी। सब कुछ स्वादहीन एक रस सा जीवन चलता रहा। अपर्णा ने बीए की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। घर पर ही एमए की पढ़ाई शुरू कर दी थी। भैया उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। वह तो अब सपना था, पर एमए के बाद थीसिस लिख वह भैया की इच्छा जरूर पूरी करेगी। सुपर्णा ने अपना अस्तित्व दीदी में ही लीन कर दिया था। उसकी बीमारी डॉक्टरों ने लाइलाज घोषित कर दी थी, फिर भी इंजेक्शन और दवाइयां चल रही थीं। ऑफिस में पिताजी की तबीयत खराब हो गई। सूचना पाते ही अपर्णा भागकर अस्पताल पहुंची तो पिता के नैनों से आंसू बह रहे थे। हार्ट अटैक के साथ ही लकवे का भी असर हो गया था। पुत्री के सिर पर सांत्वना का हाथ धर पाने की भी शक्ति शेष नहीं रह गई थी। अपर्णा की 1 माह की अथक सेवा पर पानी फेर उन्होंने आंखें मूंद ली थी। इतनी बड़ी धरती पर रुग्ण बहन को सीने से चिपका अपर्णा स्तब्ध रह गई थी। अकेलेपन के एहसास से वह कांप उठी थी। पिता के ऑफिस से अपर्णा के लिए नौकरी का प्रस्ताव भेजा गया था। रुग्ण बहन को छोड़कर अपर्णा ऑफिस कैसे जाए? पड़ोस की एक वृद्धा बहुत अनुनय विनय के बाद दिन में सुपर्णा के पास रहने को तैयार तो हो गई, पर सुपर्णा को बहुत अधिक घृणापूर्ण दृष्टि से देखती थी। एक दिन अपनी समस्या का समाधान सुपर्णा ने स्वयं कर दिया। एक चिट्ठी लिख सुपर्णा ढेर सारी नींद की गोलियां खाए चिर निद्रा में लीन हो गई थी। दीदी, मेरे कारण तुम कितनी परेशान रहती हो। मेरे जीवन का क्या कोई अर्थ है? काश भगवान ने न्याय किया होता तो भैया की जगह मैं जाती। मैं तुम्हारे लिए पैरासाइट होती जा रही हूँ। दीदी, तुम्हें भी जीने का, सांस लेने का अधिकार मिलना चाहिए। दीदी, तुम जल्दी शादी कर लेना। मेरे लिए दुखी मत होना। मैं सुख की खोज में जा रही हूँ। तुम्हारी ही सपना। सपना? शांत संयमी अपर्णा गला फाड़ आर्तनाद कर उठी। दुख सुख की साथिन उसकी सपना भी आज चली गई। इस निश्चिम जगत में सब उसे अकेला छोड़ कहाँ चले गए? भैया, माँ, पिताजी और आज सुपर्णा भी। घर का मोह घर वालों के साथ जा चुका था। प्रोविडेंट फंड का पैसा भैया और पिताजी की बीमारी में खत्म हो चुका था। घर पर एक दृष्टि डाल अपर्णा ने उससे विदा ले ली थी। घर से जुड़ी स्मृतियों ने उसे उद्वेलित किया, पर मुंह फेर आंचल से आंसू पोंछती नए गंतव्य की ओर चल दी। वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल में कमरे में बैठी अपर्णा घंटों शून्य में निहारती रह जाती। अपर्णा के आसपास के कमरों की लड़कियां उसे सनकी समझती। अपर्णा के पास किसी बात के प्रतिवाद का समय भी तो नहीं था। जो कुछ वह झेल चुकी थी, उसके अलावा कुछ और सोच पाने का उसे साहस ही न था। अपर्णा विवाह योग्य हो चुकी थी। यह सोचने वाला ही कौन था? परिवार के कुछ बंधु बांधव पिता की मृत्यु पर हमदर्दी जताने के बहाने यही पता लगाते रहे कि घर में क्या कुछ बच रहा है।
वास्तविकता जान सबने चुपचाप विदा हो जाने में ही भलाई समझी थी। जवान लड़की की जिम्मेदारी कौन उठाए? मशीनी ढंग से सुबह ऑफिस जाना और संध्या 5:30 या 6 बजे वापस हॉस्टल पहुंचना। खाने के नाम पर अपर्णा कभी चाय के साथ सूखी ब्रेड निगल जाती तो कभी भूखी ही सो जाती। अनजाने गुपचुप किसी हितैषी संबंधी ने उसके कानों में यह बात डाल दी कि लाख कोशिशों के बावजूद कोई लड़के वाला उस जैसी मनहूस लड़की को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सबको खत्म करके पिता का राज्य पाया है। पीड़ा से अपर्णा तिलमिला उठी, पर प्रतिक्रिया किस पर करे? ऑफिस में साथ की लड़कियों से भी उसने बात करनी बंद कर दी थी। कोई उसे घमंडी कहता तो कोई सिरफिरी। इसीलिए जब सहकर्मी इंद्र ने उसकी ओर सहानुभूति का हाथ बढ़ाना चाहा तो अपर्णा ने रुखाई से झटक दिया। उसे किसी की दया नहीं चाहिए। इंद्र ने कई बार समझाना चाहा। वह उसकी मन स्थिति समझता था, उसकी प्रतिभा का आदर करता था और इन सब से ऊपर उस असाधारण बुद्धि वाली चुपचाप लड़की के प्रति आकृष्ट था। अपर्णा की उदासीनता वह विश्वासपूर्वक झेल रहा था, पर तभी सुदूर दक्षिण के किसी नगर में उसके ट्रांसफर की सूचना आई थी। जाते जाते उसने स्नेहपूर्ण शब्दों में कहा था, कभी जरूरत पड़े तो याद करने में हिचकना नहीं अपर्णा, मैं तुम्हारी पुकार पर दौड़ा आऊंगा। इंद्र को विदा करते अपर्णा का मन भर आया, कंठ अवरुद्ध हो गया। लगा एक बार फिर अकेली छूट गई है, किंतु हितैषियों की बातें सुन सुनकर वह सचमुच अपने को मनहूस मानने लगी थी। जाने के बाद भी इंद्र अपर्णा को पत्र लिखता रहा, बार बार अपने संबंध में कोई निर्णय लेने को प्रेरित करता रहा। इंद्र के जीवन में अपनी मनहूस छाया न पड़ने देने के दृढ़ निश्चय को इंद्र के पत्र डिगा न सके। शायद अगर इंद्र उसके पास रहता तो उसकी बातें अपर्णा के हिमशीत हृदय को पिघला पाती। 2 वर्ष पूर्व अमेरिका की छात्रवृत्ति पर इंद्र अमेरिका जा चुका है। उसके अमेरिका जाने की सूचना पर अपर्णा मानो और शून्य हो उठी थी। इंद्र ने वहीं एक शोध छात्रा से विवाह कर लिया है। सुनकर अपर्णा पूरी 2 रातें न जाने क्यों सो नहीं पाई थी। जीवन के 30 वर्ष अपर्णा ने बिना किसी सुगंध का स्पर्श किए बिता दिए। 30 वर्षीय अपर्णा के सामने जब राकेश ने बिना किसी सेंटीमेंट्स के विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसकी व्यवहारिकता की अपर्णा ने सराहना ही की थी। घर में बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं। पुरानी वृद्धा नौकरानी अब उनके पीछे भाग नहीं पाती। अगर वह उन बच्चों की मां बनना स्वीकार कर ले तो वह कृतज्ञ रहेगा। अपर्णा की मनहूसियत की शंका के विषय में वह सब जानता है और उन बातों को वह पागलपन ही समझता है। इस उम्र में बच्चों को सीधी सादी मां चाहिए, तड़क भड़क वाली पत्नी नहीं। यूं भी अब अपर्णा को अपने भविष्य के विषय में सोचना चाहिए। बुढ़ापे में कोई 2 घूंट पानी देने वाला भी तो होना चाहिए ना। बिना किसी आडंबर के अपर्णा उन 3 बिन मां के बच्चों की मां बन गई। बड़ी सुप्रिया को देख न जाने क्यों सुपर्णा याद आ गई। दोनों छोटे बच्चे मानो उसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। सौभाग्य से घर में अधिक नाते रिश्तेदार नहीं आते थे, अतः सौतेली मां के विरुद्ध भड़काने वालों का अभाव था। बच्चे शीघ्र ही नई मां से घुल मिल गए। बड़ी बेटी सुप्रिया शुरू में थोड़ी सकुचाई, पर बाद में खुल गई। एक कांटा मन में कसकता रहा। बच्चों के पिता ने उसे बस बच्चों की मां भर समझा। पत्नी का अधिकार पहली पत्नी को देने के बाद उनके पास कुछ भी शेष नहीं रह गया था। वृद्धा नौकरानी कभी पहली बहू की बातें सुनाती। राकेश बबुआ को फूलों से बहुत प्यार था। बहू के लिए रोज गजरा लाता था। बहू रोज नया गजरा सजाती थी। फूलों की बातें सुनती अपर्णा का मन तिक्त हो उठता था। इतने बड़े मकान के इतने बड़े बगीचे में ढेर सारे फूल हैं, पर एक भी फूल कभी उसके नाम का नहीं हो सका। इतने रिक्त भाव शून्य व्यक्ति से उसने विवाह क्यों किया? पर उसने तो विवाह के पूर्व ही स्पष्ट कर दिया था कि उसे पत्नी नहीं,
बच्चों के लिए माँ चाहिए थी। फिर अब अपर्णा क्या चाहती है, क्यों चाहती है? पिछले 18 वर्षों में अपर्णा ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा। कभी कुछ मांगा तो बच्चों के लिए। सुप्रिया की नई ड्रेस बनवानी है, रोहित के जूते फट गए हैं, राहुल को नए मोजे चाहिए। इन्हीं छोटी छोटी मांगों के साथ जीवन की लंबी घड़ियां बीतती गईं। 15 वर्षीय जिस अपर्णा ने कभी ढेर सारे फूलों वाले घर की कल्पना की थी ताकि बालों में रोज एक नया फूल लगा सके, आज अपने घर में इतने फूल होते हुए भी वह इच्छा क्यों मर चुकी थी? इतने वर्षों में कभी उसका जी ही नहीं चाहा कि बालों में फूल सजाए। गत माह सुप्रिया का विवाह हो चुका। इतने शोरगुल के बाद, सुप्रिया की विदा के बाद घर में सन्नाटा छा गया। अपर्णा का मन बहुत उदास था। तभी एक दिन राकेश ने बताया, इंद्र हमारे ऑफिस में मैनेजर के पद पर आ गया है। आज संध्या घर में आयोजित पार्टी में उसने हम दोनों को आमंत्रित किया है। न जाने किस उल्लास में उमड़ती अपर्णा का इस पल जी चाह आया कि गुलाबी सिल्क की साड़ी के साथ जूड़े में एक नन्ही कली सजा ले। उम्र के इन 48 वर्षों में आज दूसरी बार उसे बालों में फूल लगाने की बचकानी इच्छा क्यों हुई थी? पर क्या फूल लगाने की सचमुच कोई उम्र होती है, या कोई अनछुआ पल अनजाने ही चेतना पर इस तरह हावी हो जाता है कि उम्र की सीमाएं अपने आप टूट जाती हैं? इंद्र का घर पास आता जा रहा था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।